आज हम लोग हिंदी में अलंकार का अध्ययन करेंगे। इससे पहले स्वर, व्यंजन, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वाक्य आदि का हम लोगों ने अध्ययन कर लिए हैं। अतः आज हम अलंकार का अध्ययन करेंगे। हिंदी में अलंकार, हिंदी में अलंकार, यह जो है अलंकार, अगर हम अपन लोग कक्षा 10वीं की बात करते हैं तो कक्षा 10वीं में भी 1 या 2 मार्क्स, 1 या 2 नंबर का आता ही आता है। अदरवाइज अगर अपन लोग यूपी टेट, सी टेट में तो नहीं आता कभी कभी, लेकिन यूपी टेट में 1-2 नंबर का अलंकार आता ही आता है। यूपी टेट मीन्स प्राइमरी और जूनियर, इसलिए हमको इसको पढ़ना है और हमें 1-2 नंबर बिल्कुल कंफर्म करना है। अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहले तो क्या है, अलंकार की परिभाषा होती है कि अलंकार क्या करता है, जो काव्य की क्या करे, जो काव्य की शोभा को क्या करता है, जो काव्य की शोभा को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार से आप लोगों ने 6वीं में पढ़ा होगा कि जिस प्रकार से स्त्रियां अपने सौंदर्य के लिए क्या करती हैं, बहुत आभूषणों को पहनती हैं, उसी तरह हम लोग हिंदी में किसकी शोभा बढ़ाने के लिए, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, किसकी शोभा बढ़ाने के लिए, काव्य की क्या बढ़ाने के लिए, शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार पूछ सकता है कि अलंकार में कौन सा उपसर्ग होता है। सबसे पहला प्रश्न तो यहीं से उठता है कि अलंकार में कौन सा उपसर्ग होता है। अलंकार में अलम उपसर्ग होता है। कौन सा उपसर्ग होता है? अलम उपसर्ग होता है। आपको 1 नंबर यहीं से, सबसे पहले आपको 1 नंबर यहीं से पूछेगा कि अलंकार में कौन सा उपसर्ग होता है। अलंकार में अलम उपसर्ग होता है। अब यहाँ पर आ रही बात, अभी हम अपन लोग अगली क्लास में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न उठेंगे वहीं पर बताना मैं बहुत सही मानता हूँ, क्योंकि यहीं पर इस प्रश्न को उठेगा, नेक्स्ट में नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने बताना इसे आवश्यक समझा। और मैंने बताया कि अलंकार में कौन सा उपसर्ग होता है, अलम उपसर्ग होता है, और पुराने पेपरों में आया भी है 1 नंबर का। प्लस दूसरा प्रश्न ये है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, शब्दालंकार। दूसरा होता है अर्थालंकार। अर्थात अलंकार कितने प्रकार के हो गए? अलंकार हमारे 2 प्रकार के हो गए हिंदी में। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार जहां पर शब्दों के द्वारा शोभा हम बढ़ाते हैं काव्य में। अर्थालंकार जहां पर अर्थों की प्रधानता होती है। या तो हम ये कह सकते हैं जिस अलंकार में शब्दों की प्रधानता होती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। जिस अलंकार में अर्थ की क्या होती है, प्रधानता होती है, अर्थ की प्रधानता होती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। दूसरी चीज ये मैं आपको कहना चाहूंगा, चूंकि कक्षा 10वीं के और यूपी टेट वगैरह सी टेट के छात्र बैठे हैं, आप लोगों के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है, आप लोगों के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्योंकि यूपी टेट की कठिनाई का स्तर 12वीं माध्यमिक शिक्षा परिषद किया गया है, सभी को मालूम है। और इस समय लॉकडाउन है तो 10वीं का भी ये पाठ्यक्रम हम 10वीं के अनुसार चला रहे हैं, इसलिए आपको दोनों को है। तो 9th में आपके सिलेबस में शब्दालंकार है और 10th में आप लोगों के अर्थालंकार है। हम दोनों का अध्ययन करेंगे। अब दूसरी चीज आती है कि कहीं कहीं उभयालंकार भी है, लेकिन हम उसकी इसी में डिस्कस कर देंगे, कहीं पर विशेष नहीं, जो पाठ्यक्रम में है हम आपको वही बता रहे हैं। दूसरा चीज है शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं। शब्दालंकार में अनुप्रास, दूसरा
यमक, तीसरा श्लेष। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उसमें आता है उपमा, उपमा, रूपक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, नेक्स्ट है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। अतः हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। देखिए सबसे पहले एक बार हम लोग फिर से ध्यान दे रहे हैं, हम फिर से पुनः वहीं पर जा रहे हैं। हिंदी में अलंकार, अलंकार में अलम उपसर्ग होता है। कौन सा उपसर्ग होता है? पहला प्रश्न, अलंकार में अलम उपसर्ग होता है। आपसे कोई पूछ सकता है, किसी भी कंपटीशन में एक नंबर आपको आने वाले हैं, यूपी टेट, हाई स्कूल, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, अलम होता है। दूसरा प्रश्न, अलंकार को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। फिर आपको यहीं से एक प्रश्न उठाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? लिखा रहेगा अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? हमें मालूम होना चाहिए कि शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। अनुप्रास आता है, यमक आता है और श्लेष आता है। हमें मालूम होना चाहिए कि अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। उपमा आता है, रूपक आता है, अतिशयोक्ति आता है, उत्प्रेक्षा आता है। अतः यह चीज हम लोगों ने सीख लिया कि शब्दालंकार का मतलब जिस अलंकार में काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए शब्दों की प्रधानता होती है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं, एवं जिस अलंकार में काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए अर्थ की प्रधानता होती है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अलंकारों की आवश्यकता क्यों हुई? अलंकारों की आवश्यकता हुई जिस प्रकार से स्त्री अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए सजती संवरती है, गहना पहनते, उसी प्रकार से काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए हम लोग अलंकार का प्रयोग करते हैं। अब हम सबसे पहले एक एक करके अलंकार पढ़ेंगे। यहाँ तक तो किसी की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेन 2 प्रश्न उठ रहे हैं। सबसे पहला, अलंकार में कौन सा उपसर्ग होता है? अलंकार में अलम उपसर्ग होता है। दूसरा प्रश्न उठ रहा है, अलंकार को हम कितने भागों में बांटते हैं? अलंकार को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष। अर्थालंकार में उपमा, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, रूपक। अब हम लोग एक एक करके अलंकार को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग शब्दालंकार को हम लोग पढ़ेंगे। शब्दालंकार में सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास। अब देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा यह है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा यह है, जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। पुनः एक बार आप लोग सुनिए, हमें परिभाषा यही याद करनी है, घर में नहीं। समस्या आप लोगों को यहीं पर दूर करना है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, पुनः याद करिए, मेरे साथ आप लोग याद करिए, प्रयास करिए, सब लोग सही से बनेगा, क्योंकि 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में सभी लोग पढ़ चुके हो। अब हम लोग अध्यापक बनने जा रहे हैं सभी लोग, इसलिए इसे याद होना चाहिए। और छात्र भी आगे चल करके, जो आप लोग 10वीं के बैठे हो, आप भी यूपीपी, एसआई, अध्यापक यहीं पर जाओगे, इसलिए आप भी अभी से तैयारी करिए, ठीक है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है एवं अर्थ में क्या
कोई परिवर्तन नहीं होता है, वहां क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अर्थात जैसे तरनि तनूजा, तरनि तनूजा तट तमाल, तरनि तनूजा तट तमाल। अब इसमें क्या है? तरनि तनूजा तट तमाल। देखिए इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति है? इसमें जो है, इसमें ता 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 आवृत्ति 1 2 3 4, अर्थात ता वर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। लेकिन इसमें क्या है? अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसको क्या कह रहे हैं? तरनि तनूजा तट तमाल तरवर बहु छाए। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। दूसरा है एक चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु, दूसरा देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में। ठीक है, फिर स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है देखो अंबर तल में, है ना। तो इसमें क्या है? देखिए चा 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 वर्ण की क्या है? आवृत्ति है। अर्थात आप लोग कैसे पहचानेंगे? आप लोग ऐसे पहचानेंगे, परीक्षा में कैसा आएगा? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, लिखा रहेगा तरनि तनूजा तट तमाल, निम्नलिखित में से तरनि तनूजा तट तमाल निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? लिखा रहेगा अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, उपमा है। आप कैसे पहचानेंगे? आपको चूंकि परिभाषा याद है, परिभाषा हमारी यह कह रही है अनुप्रास की, जहां पर एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनि तनूजा तट तमाल, दूसरा है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। जैसे चा 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 की क्या है? स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। ये क्या है? चा चा की क्या है? ये चा चा की आवृत्ति है। हमें पूरे चौपाई की कोई जरूरत नहीं, हमें केवल यहाँ पर वहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, वहां लिखा हुआ रहेगा, हमें केवल पहचानना है कि कौन सा अलंकार है, वो हम बता रहे हैं। दूसरा है यमक अलंकार। दूसरा क्या है? यहां पर किसी को समस्या, अनुप्रास की परिभाषा क्या कहती है? जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब दूसरा क्या है? यमक अलंकार। दूसरा हम लोग देख रहे हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार कहता है, यमक अलंकार जस्ट उसके अपोजिट है। यमक अलंकार कहता है जहां पर एक शब्द की, और वो क्या कह रहा था अनुप्रास? जहां पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यमक क्या कह रहा है सुनिए। यमक की परिभाषा कहती है कि जहां पर एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है लेकिन दोनों का अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे फिर से एक बार सुनिए, प्रयास करिए, हमें याद करना है जहां पर इसमें यमक में क्या होती है? शब्द की क्या होती है? आवृत्ति होती है। शब्द की क्या होती है? आवृत्ति होती है। आवृत्ति मीन्स दोहराना, एक से अधिक बार उस शब्द का आना। ऐसी कोई चौपाई होगी, ऐसा कोई दोहा होगा जिसमें एक शब्द एक से अधिक बार आएगा लेकिन दोनों का जो अर्थ होगा भिन्न भिन्न होगा। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग होगा। जैसे देखते हैं आप लोग, कनक कनकते सौ गुनी, कनक कनकते सौ
गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए व पाए मर जाए। जैसे एक कनक का अर्थ है, एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अर्थात ये क्या है, इसको फिर से सुनिए यमक अलंकार को। यमक अलंकार कहता है जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए एवं दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी माता मादकता अधिकाय व खाए बौराए, व खाए बौराए या पाए बौराए। अर्थात एक कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अगर किसी व्यक्ति को जो धतूर होता है, धतूर का फूल है, धतूर का अगर बीज किसी को खिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। और या तो किसी व्यक्ति के पास अधिक क्या हो जाता है, सोना मिल जाता है। जैसे अभी हमारे पास 10 ग्राम भी नहीं है, सपोज दैट 10 किलो मिल जाए तो क्या हो जाओगे, मद आ जाएगा, मतलब पागलपन हो जाओगे। तो वही कह रहा है कि यमक अलंकार में क्या होता है, एक वर्ण की नहीं, एक शब्द की एक से अधिक बार क्या होती है, आवृत्ति होती है और अर्थ दोनों का अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए या पाए बौराए। जैसे तेरी बरछी ने बर छीने, तेरी बरछी ने बर छीने, ये भी कई बार आया है। फिर दूसरा है जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। अर्थात इनमें सभी में क्या है, शब्द का आवृत्ति है प्लस दूसरी चीज क्या है कि हर शब्द में अलग अलग क्या है, अर्थ छिपा हुआ है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। दूसरा हम देख रहे हैं श्लेष अलंकार। दूसरा क्या है, श्लेष, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। क्या होता है, चिपका। इसका जो अर्थ होता है श्लेष का, वो होता है चिपका हुआ। अर्थात 1 नंबर का प्रश्न तो आपसे यहीं से आता है कि हिंदी में ऐसा कौन सा अलंकार है जिसका अर्थ चिपका हुआ होता है, कौन सा है, श्लेष। दूसरा प्रश्न यहीं से उठ रहा है कि श्लेष अलंकार निम्नलिखित में से शब्दालंकार है या अर्थालंकार है या उपर्युक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। अर्थात ये क्या है, श्लेष शब्द अलंकार है। इसकी परिभाषा कहती है कि एक शब्द पुनि पुनि का है, अर्थ और ही और। अर्थात इसमें क्या होगा, एक ही शब्द, इसमें क्या होगा, फिर से एक बार सुनिए, एक शब्द पुनि पुनि का है। पुनि पुनि मतलब बार बार कहे। एक शब्द पुनि पुनि का है, अर्थ और ही और, मतलब इसमें क्या होगा, जो शब्द होंगे उन शब्दों को हम जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार कहेंगे, हर बार उनमें अर्थ क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अर्थात क्या रहेगा उसमें, अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे हीरा, पानी गए न उबरे हीरा मानुष चून। क्या है, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अर्थात इसमें क्या है, पानी का, फिर से एक बार सुनिए, पानी के 3 अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं, 3 अर्थ हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मतलब एक पानी का अर्थ है मोती, दूसरे पानी का अर्थ है चूने का पानी और तीसरे पानी का अर्थ है मनुष्य का स्वभाव। मनुष्य का क्या है,
चूने का पानी। दूसरा क्या है, एक पानी का अर्थ है हीरा। अर्थात जितनी बार आप पढ़ोगे हर बार अर्थ क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो है श्लेष अलंकार। क्या होता है, श्लेष अलंकार चिपका हुआ होता है। क्या होता है, श्लेष अलंकार चिपका हुआ होता है। अर्थात नेक्स्ट क्या है इसी में, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है अर्थालंकार। यहां तक किसी की समस्या, शब्द हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में सबसे पहले उपमा अलंकार देखते हैं। सबसे पहले कौन सा, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या कहता है, उपमा अलंकार में, उपमा में उपमेय और क्या होता है, उपमान होता है। अब उपमेय और उपमान होते हुए दोनों में क्या होता है, भेद रहित आरोप दिखाते हुए भी हम लोग उनमें क्या कर देते हैं, हम लोग उनमें समानता दिखला देते हैं। क्या कर देते हैं, समानता दिखा देते हैं। अर्थात उपमा, उपमा करना। उपमा, उप का मतलब है सम, उप का मतलब सम। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है समानता। समानता मीन्स बराबरी करना। अर्थात उपमा क्या है, पहला प्रश्न पूछेगा उपमा क्या है। उपमा है, उपमा क्या है, उपमा अर्थालंकार है। उपमा क्या है, अर्थालंकार है। इसमें कौन से शब्द लगे होते हैं, उपमा में सी, सा, से आदि शब्द क्या होते हैं, लगे होते हैं। कैसे पहचानेंगे, जहां पर उपमा अलंकार होगा, जब आप उनको पढ़ेंगे, उनके उदाहरण को जब आप पढ़ेंगे, तब आपको ये शब्द उनमें क्या होगा, छिपा हुआ होगा और आप क्लियर देख लेंगे। वहीं से आप जान जाएंगे कि ये क्या है, उपमा अलंकार है। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि उपमा अलंकार का अर्थ क्या होता है। उपमा अलंकार का अर्थ होता है सम। सम का मतलब होता है समानता। क्या होता है, उप का अर्थ है सम, मतलब समानता। समानता का मतलब है जैसे समीपता दिखाई जाती है, समीपता, समीपता मतलब उनमें समानता रहेगी। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है उसको आप लोग सुनिए। परिभाषा उपमा की कहती है कि इसमें दो वस्तुएं होती हैं, एक प्रस्तुत वस्तु होती है और दूसरी वस्तु होती है, उस वस्तु से हम क्या करते हैं, समानता करते हैं। और दोनों को क्या, एक को हम एक मान, दूसरे को हम, पहले वाले को हम दूसरा मान ही लेते हैं। उप का अर्थ होता है समीप, अर्थात दो वस्तुओं को एक दूसरे के ऊपर रख करके तोड़ना होता है और जहां किसी एक गुणकर के आधार पर हम दूसरे को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे उदाहरण है, कर कोमल है कमल समान। कर कोमल है कमल समान। अर्थात कर मीन्स क्या होता है, हाथ होता है। कर मीन्स क्या होता है, कर का अर्थ है हाथ, कर का अर्थ है हाथ। कमल का अर्थ क्या है, फूल। किसका फूल, कमल का फूल। अर्थात इसमें समीपता, मतलब इसमें क्या दिखाई जाती है, समानता। क्या दिखाई जाती है, समानता। इनमें दोनों में, हाथ और फूल में समानता दिखाई गई है। अर्थात हाथ भगवान का, कर हाथ किस प्रकार है, जैसे कमल का फूल कोमल होता है। दोनों में क्या हो गई, समानता हो गई। उपमा। दूसरी चीज आप पहचानेंगे कैसे, अगर आप वहां पर कंफ्यूज हैं, भ्रमित हैं, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि उपमा अलंकार होगा
उसमें सी, सा, से, सम आदि शब्द क्या होगा, लगा होगा। यहीं पर आप देख लीजिए, कर कोमल है कमल समान, ये सा आ गया, ये सा ऐसा। अर्थात हमने क्या किया कि हमने देख लिया कि यह क्या है, उपमा अलंकार है। दूसरा कहा, दूसरा देख रहे हैं, दूसरा हम लोग देख रहे हैं उपमा के बाद रूपक अलंकार देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, रूपक अलंकार देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी उपमेय और उपमान होता है और दोनों में एक में भेद रहित आरोप होते हुए भी हम दूसरे को क्या कर लेते हैं, दूसरे को हम मान लेते हैं। जैसे रूपक अलंकार क्या हो गया, रूपक अलंकार। रूपक में क्या होता है, इसमें भी उपमेय होता है और इसमें भी क्या होता है, उपमान होता है और दोनों में भेद रहित आरोप होते हुए भी हम मान लेते हैं। अर्थात भेद रहित मतलब भेद मतलब उनमें अंतर होते हुए, मान लीजिए कोई काला है लेकिन हम उसे गोरा मान लेंगे, कोई गोरा है उसे हम काला मान लेंगे, कोई मूर्ख है लेकिन हम उसे बुद्धिमान मान लेंगे, कोई बुद्धिमान है लेकिन हम उसे मूर्ख मान लेंगे। दोनों में समानता करते हुए एक को हम मान ही लेते हैं। जैसे हो गया मुख चंद्र प्रकाशित होता है, मुख चंद्र प्रकाशित, मुख चंद्र प्रकाशित होता है, मुख चंद्र प्रकाशित होता है। जो मुख है, मुख का मतलब मुंह, वह कैसे प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशित माने उजाला हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है। किसके अनुसार, जैसे चंद्रमा, अर्थात उन भगवान का जो मुंह है, मुंह की सुंदरता है, इस प्रकार से प्रकाशित हो रही है। जैसे पूर्णिमा की रात को चंद्रमा बिल्कुल सफेदमय होता है, इतना अर्थात उसमें गोरे का वर्णन उन्होंने कर दिया। इसमें क्या रहता है, जहां पर उपमेय उपमान के रूप में दिखाया जाए, जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें जो है उपमेय और दूसरा क्या होता है, उपमान होता है। उपमेय और उपमान, ये जो उपमेय है ये प्रस्तुत वस्तु है और ये क्या है, जिस वस्तु से समानता की जाती है, जिस प्रस्तुत वस्तु से जिस वस्तु से क्या की जाती है, तुलना की जाती है। यहां पर उपमेय क्या है, उपमेय मुख है और चंद्र क्या है, उपमान है। अर्थात रूपक क्या कहता है, जहां उपमेय को उपमान के रूप में, उपमेय को उपमान के रूप में मान लिया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे मुख चंद्र प्रकाशित होता, मुख चंद्र प्रकाशित होता है, अर्थात मुख मीन्स मुंह। भगवान का जो मुंह है इतने सुंदर हैं, या तो कह दीजिए राधा जी का मुंह वर्णन कर रहे हैं, इतना सुंदर है कि जैसे चंद्रमा प्रकाशित होता है पूर्णिमा को, वैसे होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, इसमें जो है आप सबसे पहली चीज ये है कि रूपक अलंकार को हमने परिभाषा भी देख लिया और उदाहरण भी देख लिया। अब आप पहचानेंगे कैसे, आप पहचानेंगे रूपक अलंकार में कौन सा चिन्ह लगा होता है। रूपक अलंकार में योजक चिन्ह, जैसे भी आप उदाहरण देखेंगे, यहां पर आपको एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछेगा मुख चंद्र प्रकाशित होता है, कोई भी उदाहरण देगा उसमें आपको योजक चिन्ह लगा होगा, आप तुरंत समझ जाइए कि वह कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। दूसरी चीज ये भी पूछ सकता है उपमेय क्या है, उपमान क्या है। उपमेय प्रस्तुत वस्तु होती है, उपमान जिस वस्तु से उसकी समानता की जाती है,
जिस वस्तु से उसको तुलना की जाती है और पहले वाली वस्तु को दूसरी वाली वस्तु मान ही लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मान ही लेते हैं। वहां पर रूपक अलंकार होता है, जैसे मुखचंद प्रकाशित होता है। दूसरा क्या है? दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में बहुत कई बार एग्जाम में उत्प्रेक्षा अलंकार यूपी टेट, हाई स्कूल, इंटर में हमेशा आता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण लिखिए, या तो दे देगा, एक उदाहरण लिख देगा, शोभत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गाल, मनहु नील मण शैल पर आता पर्यो प्रभात। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार। अब नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ शब्द लगे होते हैं, जन जानो मन मानो। अर्थात इसमें क्या लिखा होगा? जानो और मानो। ये शब्द आपको कहाँ मिलेंगे? ये शब्द आपको उदाहरण में मिलेंगे। अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना जहां पर, और ये तो आपको मालूम ही हो गया कि उपमेय और उपमान क्या है। उपमेय होता है जो प्रस्तुत वस्तु होती है, जिस वस्तु की तुलना, बराबरी या सम मतलब समीपता दूसरे वाले वस्तु से हम मान लेते हैं, वो क्या हो जाती है? उपमान हो जाती है। और उपमेय क्या है? जिस वस्तु से हम तुलना करते हैं। दूसरा क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार में जन जानो मन मानो ये शब्द लगा रहेगा। जैसे आपको उदाहरण है शोभत ओढ़े, जैसे है शोभत ओढ़े पीत पट, शोभत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाल, मनहु नील मणि शैल पर आता पर्यो प्रभात। इसमें क्या होगा? मनहु नील मणि शैल पर, मानो आ गया, मनो ये आ गया, जन जानो मन मानो। नेक्स्ट है गुन करते भौरे मानो, गुन करते, जैसे गुन करते भौरे मानो बीड़ा मधुर बजाते हैं, बीड़ा मधुर बजाते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है गुन करते भौरे मानो बीड़ा मधुर बजाते हैं। जैसे भौरे हैं, कवि कह रहा है, जो कवि है वह इस चीज का वर्णन कर रहा है कि गुन करते भौरे, जो भौरे हैं पुष्प वाटिका में, जंगल में, पेड़ में, वो गुन क्या कर रहे हैं? गुनगुन करते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो वो क्या कर रहे हैं? मधुर बीड़ा को बजा रहे हैं। बीड़ा क्या करते हैं? चित्रकूट आप जाइएगा परिक्रमा लगाने, तो जैसे जो वो परिक्रमा मार्ग में बैठे होते हैं बीड़ा लिए, तो गिन बजाते हैं ना, तो कैसी आवाज आती है? गुनगुन की। जैसे वो कवि कह रहे हैं गुनगुन करते भौरे मानो बीड़ा मधुर बजाते हैं। अर्थात इसमें देखिए क्या लगा है, मैंने ये बताया था कि उत्प्रेक्षा में ये शब्द लगे होते हैं, ये आपको आ गया। एक मैंने उदाहरण। दूसरी चीज इसमें क्या है? दूसरी चीज इसमें है उपमेय और उपमान। उपमेय और उपमान ये होता है। उपमेय क्या है? प्रस्तुत वस्तु, उपमान मतलब जिस वस्तु को हम मान ही लेते हैं। दूसरा है शोभत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गाल, मनहु नील मणि शैल पर आता पर्यो प्रभात। उसमें भी क्या आ गया? मनो। अर्थात आप जहां पर उदाहरण पढ़िए, जन जानो मन मानो लिखा हो, आप तुरंत
नेक्स्ट हो गया अतिशयोक्ति। क्या है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में क्या होता है? अतिशयोक्ति का मतलब है कि यह थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बात को कही जाती है। क्या होता है? बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति इसमें क्या है? किसी भी बात को क्या कर देते हैं? बढ़ा चढ़ाकर, इसमें जो है बढ़ा चढ़ाकर क्या किया जाता है? बढ़ा चढ़ाकर के वर्णन किया जाता है। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार में, जैसे देख लो साकेत, देख लो साकेत, नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। जैसे जैसे देख लो साकेत, देख लो साकेत, नगरी है यही जैसे स्वर्ग से, स्वर्ग देख लो साकेत, नगरी है यही स्वर्ग से मिलने सीधे जा रही है। अर्थात जो अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जैसे जो अतिशयोक्ति अलंकार होता है, वो किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके कहता है। देख लो साकेत, नगरी है यही स्वर्ग से मिलने सीधे जा रही है। अर्थात देख लो साकेत, ये जो नगरी है वो नगरी यही है, ऐसी नगरी है। जैसे कैसी नगरी है? जैसे स्वर्ग से मिलने सीधे जा रही है। और स्वर्ग से मिलने कहां जा रही है? गगन में। कहां पर? गगन में जा रही है। गगन मीन्स क्या होता है? गगन मीन्स बादल, अंबर होता है ना। तो ये कह रहे हैं यही वो नगरी है, देख लीजिए, कि जहां स्वर्ग से सीधे मिलने कहां जा रहे हैं? गगन में। अब बताइए, जो स्वर्ग है वही तो क्या है? वही तो गगन है, वही तो अंबर है। स्वर्ग कहाँ है? बादल में ही तो स्वर्ग है। वही इसको क्या कह रहे हैं कि ये जो नगरी है, मान लीजिए कि इस जगह को हम सीधे कह दें कि ये जो जगह है सीधे कहाँ है? स्वर्ग में है। ये कहां से आ गए? स्वर्ग से। मतलब बढ़ा चढ़ा करके कह दिया, वो क्या हो गया? अतिशयोक्ति हो गया। अतः आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? अलंकार पढ़ा। अलंकार में सबसे पहला प्रश्न क्या है? अलंकार में कौन सा उपसर्ग होता है? अलंकार में अलम उपसर्ग होता है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला शब्द अलंकार होता है, दूसरा अर्थ अलंकार होता है। शब्द अलंकार में कौन कौन से हैं? और उपमा शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष होते हैं। और उसमें अर्थ अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और उपमान होता है। निम्न अतिशयोक्ति, रूपक, नेक्स्ट क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार होते हैं। अर्थात आज हम लोगों ने इतना अध्ययन किया है। जहां पर कोई समस्या हो नेक्स्ट आप लोग पूछिएगा। दूसरी चीज, बुकों में सब लिखा हुआ है। यहाँ पर हम केवल ये डिफिनीशन याद कर रहे हैं। किस प्रकार से हम परीक्षा में सवाल आएंगे, हम उन सवालों का स्तर समझ रहे हैं, कैसे उन सवालों को हमको सॉल्व करना है। तो जो हमने ट्रिक बताई है कि किसी में अतिशयोक्ति में क्या है? बढ़ा चढ़ा करके बात होगी। उत्प्रेक्षा में जानो मानो लगा रहेगा, जनमानो वनमानो। उपमा में शीशा सा लगा रहेगा। उसमें क्या रहेगा? है छिपा हुआ रहता है। ठीक है। इसमें श्लेष में चिपका हुआ अर्थ होता है। इन चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। याद कैसे होगा? जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तब याद होगा। ओके, थैंक यू।